इसमें बेसिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, जो आधारभूत प्रश्न होते हैं। कोई भी एग्जाम बिहार गवर्नमेंट का दीजिएगा जिसमें ये क्वेश्चंस रेलेवेंट है, ठीक है। सबसे पहले बिहार इकोनॉमी में हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर की, ठीक है ना, कृषि क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए कृषि, ठीक है, क्योंकि बिहार में कोई अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन नहीं है। जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है तब से बिहार बिल्कुल पूरी तरह से एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी के तौर पे बन गया है। पहले भी था, ऐसा नहीं था, लेकिन बिहार अब झारखंड के बटने के बाद, हटने के बाद पूरी तरह से कृषि पर आश्रित हो गया और कोई अल्टरनेटिव उपाय भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव से नहीं किया गया है। न कोई कल कारखाना है, न कोई नया कॉटेज इंडस्ट्री जो कहा जाता है, कुटीर उद्योग, वैसी कोई व्यवस्था नहीं। यही कारण है कि आप देखेंगे ट्रेन के डब्बे जो होते हैं साधारण श्रेणी के, वो भरे हुए जाते हैं। कोई भी ट्रेन का डब्बा जो साधारण श्रेणी का होता है बिहार के श्रमिकों से भरा होता है, कभी खाली नहीं देखे होंगे। और आज के समय में भी यदि कोई लीडर या नेता ये दावा कर रहा है कि बिहार से पलायन रुक गया है तो ये बिल्कुल झूठी बात है, ठीक है ना। आज भी पलायन वैसे ही जारी है और भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें सर्वाधिक संख्या बिहार के प्रवासी मजदूरों की है। ये हमेशा ध्यान रखिए, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, या फिर हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, सूरत हो, लुधियाना हो, कहीं भी। तो बिहार में कृषि क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल उदाहरण से बताया, ठीक है ना। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों बिहार में कृषि इंपॉर्टेंट है। और बिहार में क्या भारत में भी पहले जो जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। 1950-51 में जीडीपी का 56.1% सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर का योगदान था। सकल घरेलू उत्पाद में राष्ट्रीय स्तर पर 56.1% कृषि का योगदान था, लेकिन 2013-14 में ये घटकर 13.9% हो गया है, ठीक है। और बिहार में लेकिन आज भी एसजीडीपी में आज भी बिहार का योगदान, कृषि का योगदान बिहार में सर्वाधिक है, 40%। पूछा जाएगा कि बिहार के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का क्या योगदान है, तो 40%। और बिहार में 76% पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर आधारित है, यानी कृषि ही उसकी जीविका का एकमात्र स्रोत है, ठीक है ना, अर्निंग का एकमात्र सोर्स है, ठीक है ना। दूसरी बात कि बिहार में जो कृषि है उसमें कई समस्याएं, और इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी किया गया, फिर भी वो समस्याएं आज भी जारी है। और वो समस्याएं सिर्फ मानवीय कारणों से नहीं है बल्कि भौतिक कारण भी है, ठीक। तो एक एक सेगमेंट को हम आपको पहले समझाते हैं। पहला, जो आजादी के बाद भारत में, बिहार में लैंड रिफॉर्म्स हुआ, भूमि सुधार हुआ, उसको पहले जानिए। और उसके बाद कृषि का क्या वैल्यू है बिहार में, ये जानिए। और कृषि की क्या समस्याएं हैं वो जानिए, और इन समस्याओं को दूर करने के क्या उपाय आप सुझा सकते हैं ये भी आप जानिए। यही मेंस का डिमांड होता है, ठीक है।
उपाय जो आपके द्वारा बताए जाए। ठीक है, ये लिखा है मैंने, मेजर्स एडवाइज्ड बाय यू। ठीक, सबसे पहले भूमि सुधार जानिए, क्या है भूमि सुधार। आजादी के बाद जब भारत आजाद हो गया तो भूमि संबंधी विषय जो था, ऐसे भी आप संविधान में भी पढ़ेंगे, भूमि संबंधी विषय जो था वह राज्य सूची का विषय है। जैसे संविधान में 3 सूचियों में सारे विषयों को बांटा गया है, एक है संघ सूची, दूसरा है प्रांतीय सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही को कानून बनाने का अधिकार है, संघ और मतलब प्रांत। ठीक है ना, लेकिन यदि दोनों ही के निर्मित कानूनों में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो हमेशा संघ द्वारा बनाए गए कानून को ही वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो भूमि जो था उस समय संविधान में राज्य सूची में विषय दिया गया था, लेकिन जब तक भारत में उस समय 50, 47, 48 के समय में बहुत अधिक खाद्यान्न का संकट था और भोजन, अनाज जो था बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था उस समय के नेताओं के लिए, और इसमें आत्मनिर्भरता करने के लिए कि इतना उपज हो जाए कि देशवासी आसानी से अपना पेट भर सकें, इसको लाने के लिए, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कृषि संबंधी सुधार करना बहुत जरूरी था। नहीं तो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, तो आप देखेंगे कि हमेशा रैयत जो काश्तकार था वो परेशान रहता था, क्योंकि इतना ज्यादा उसको टैक्स पे करना पड़ता था, कर देना पड़ता था। और इसी को दूर करने के लिए सरकार ने भूमि संबंधी सुधारों को लाने के लिए कानून बनाना शुरू किया। तो भूमि संबंधी जो भी अधिनियम बनाए गए, भूमि सुधार संबंधी जो भी अधिनियम बनाए गए, उसके लिए सरकार ने पहला संविधान संशोधन 1951 में किया, पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951। और इस संशोधन के बाद एक अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया और उसको कहा जाता है 9th शेड्यूल, नवी अनुसूची। और भूमि संबंध सुधार संबंधी जो भी कानून पास किए गए उसको नवी अनुसूची में डाल दिया गया। इसका तात्पर्य क्या है, इसका क्या फायदा है कि अब न्यायालय में कोई वाद या मुकदमा इन कानूनों के विरोध में नहीं लाया जा सकता है। आप देखेंगे, हाल का अगर पेपर देखे होंगे तो नीतीश कुमार सरकार की एक मांग है कि उन्होंने जो हाइक किया रिजर्वेशन को 65% जो किया है, उसको वो चाह रहे हैं कि 9th शेड्यूल में केंद्र डाल दे, ताकि वो, हाँ, ताकि वो कोर्ट में जाए ही नहीं। ठीक, हाँ, इसीलिए भूमि संबंधी सुधार कानूनों के 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया और अब इसके विरोध में कोई न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बिहार में इसी समय जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं, बिहार भूमि अधिनियम लाया गया, जिसमें एक प्रमुख काम था बिहार से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। और बिहार में 1952 में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया। आपको फिर से समझा रहे हैं कि बिहार में जो भूमि सुधार कार्यक्रम हुआ वो 2 प्रकार से हुआ, उसको 2 कैटेगराइज किया गया, 2 प्रकारों में किया गया। पहला इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और दूसरा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। पहला संस्थागत सुधार और दूसरा तकनीकी सुधार। मैंने केंद्र सरकार का हवाला आपको इसलिए दिया कि भूमि राज्य का विषय है, राज्य को भूमि संबंधी कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इसकी रक्षा के लिए केंद्र ने इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया, ताकि राज्य सरकार जो भी कानून बनाए उसके विरोध में कोई न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सके। ठीक है, तो बिहार में भूमि सुधार हुआ, उसके 2 पहलू हैं। पहला,
संस्थागत सुधार में 4-5 कदम उठाए गए और तकनीकी सुधार में भी 4-5 कदम उठाएंगे। अब इन क्या क्या कदम उठाए गए ये जानना बहुत जरूरी है। संस्थागत कदम में, संस्थागत सुधारों में सबसे पहला काम किया गया, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। यानी जब प्रश्न आएगा कि बिहार में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, तो 1952 में, ठीक है, 1952 में सही मायने से बिहार में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया। ठीक, दूसरी बात, पहले जमींदारी प्रथा से उन्मूलन से पहले बिहार में कृषि की जो दशा थी बहुत दयनीय थी। और ऐसा क्यों था कि बिहार में जमींदारी प्रथा के कारण बिहार में कृषि की दशा बहुत दयनीय थी? इसका कारण था, इसका ऐतिहासिक कारण। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में आपको इस बात का पता चलेगा कि अंग्रेजों ने बिहार बंगाल के क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। ठीक है, और टैक्स डायरेक्ट कृषक से नहीं लेके बल्कि जमींदारों से लिया जाता था। और ऐसा छूट दिया गया था कि 10/11 भाग वो ब्रिटिश खजाने में जमा करते और 1/11 भाग वो अपने पास वसूलने के एवज में रखते। इस व्यवस्था से एक नई भूमि संबंधी स्थापना हो गई कि जमींदार ही भूमि का मालिक समझा जाने लगा और कुछ मुट्ठी भर या कुछ थोड़े से जमींदारों के हाथ में सारी भूमि का संकेंद्रण हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ लैंड। जितना भी भूमि था वो कुछ जमींदारों के हाथ में सीमित हो गया। ये पहला कारण था दयनीय दशा का। दूसरा कारण था दयनीय दशा का कि बिहार में सामाजिक सांस्कृतिक जो परंपरा है उसमें दोष है। जो जातिवाद की प्रथा है, ऊंची नीची जाति में जो समाज बटा हुआ है, इसके कारण भी दूसरे लोग सामाजिक सोपान में ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर पाए और इसके कारण भी उनके हाथ में भूमि नहीं आई और ऊंचे तथा कथित ऊंचे लोगों के हाथ में भूमि का संकेंद्रण रहा। इन दो कारणों से बिहार में भूमि की स्थिति या कृषि की दशा दयनीय थी। लेकिन जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से इस व्यवस्था को खत्म किया गया और भारत सरकार यानी बिहार की सरकार के साथ किसानों का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ। ठीक है ना, डायरेक्ट रिलेशन विद द फार्मर्स टू बिहार गवर्नमेंट। ठीक ना, बिहार सरकार का संबंध किसानों से एकदम डायरेक्ट हुआ। ठीक, बीच में कोई बिचौलिया नहीं थी। जमींदार व्यवस्था क्या थी? एक बिचौले वाली व्यवस्था, बिचौले, मीडिएटर। ठीक है। दूसरा सुधार संस्थागत में है कि काश्तकारी व्यवस्था में सुधार। काश्त कहा जाता है खेत को, और जो खेती करता है उसको काश्तकार कहा जाता है। पहले करों का कोई नियमन नहीं था, कोई दर नहीं था, जिसको जैसे मन करता था जमीन दिया हो कर लेता था। लेकिन बिहार सरकार ने एक नियम लाया, काश्तकारी सुधार का नियम, जिसमें ये फिक्स कर दिया गया कि कुल उपज का 1/4 या 1/5 भाग ही तुमको कर के तौर पर देना है। 1/4 से लेके 1/5 तक। दूसरी बात कि किसी को भी जो काश्तकार है बिना कोई वजह के, कारण के, उसकी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। और जो जमीन जोत रहा है, काश्तकार जोत रहा है, उसको जो कर अदा कर रहा है तो आप उसको बेदखल नहीं कर सकते। दो सुधार समझ गए। तीसरा सुधार हुआ कि उसके लिए अलग से कानून लाया बिहार सरकार ने, वह था बिहार भूमि हदबंदी अधिनियम 1961 में लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया। देखा गया कि कुछ व्यक्तियों के पास सरप्लस लैंड है बहुत ज्यादा, और कितने ऐसे भी समाज में हैं जो कि भूमिहीन है, लैंडलेस है। इस व्यवस्था को दूर करने के लिए सरकार ने भूमि हदबंदी अधिनियम, लैंड सीलिंग एक्ट लाया, जिसके द्वारा भूमि की उच्चतम सीमा आपके पास कितनी रहेगी ये तय किया गया। और तय करने के बाद यदि आपके पास जमीन बचा हुआ है तो वो जमीन सरकार अधिग्रहित कर लेती थी, एक्वायर्ड कर लेती थी, और फिर उसी जमीन को लैंडलेस, जो भूमि विहीन, उनको दे दिया जाता। चौथा सुधार सरकार ने लाया, बिहार सरकार ने, बिहार चकबंदी अधिनियम 1956 में बिहार चकबंदी अधिनियम लाया गया।
इस अधिनियम के द्वारा किया गया कि जोतों का आकार बड़ा किया गया। जोतों का आकार मतलब अगर खेत जिस पे आप खेती कर रहे हैं, एक यहाँ खेत है आपका, एक वहां है, एक वहां है, एक यहाँ है, इससे क्या होता था कि पूंजी और श्रम का अपव्यय होता था, ठीक है ना, और उत्पादन उस लायक नहीं हो पाता था यदि आपका सारा खेत एक जगह इकट्ठा हो। तो इसीलिए चकबंदी करने के लिए आपके बिखरे हुए खेतों को एक जगह समायोजित करने के लिए जो व्यवस्था लाई गई, कंसोलिडेट करने के लिए, वो चकबंदी की व्यवस्था लाई गई, जिसमें कृषकों के बिखरे हुए खेतों को एक जगह पर लाया जाए। अगला सुधार क्या किया सरकार ने? अगला सुधार किया सहकारी कृषि की व्यवस्था को लागू करना 1952 में, जिसमें कहा गया किसानों से कि आप सारे लोग सामूहिक रूप से खेती करें और इसमें आपको सरकार सहयोग देगी। किसानों से कहा गया कि अपना जो मेड़ है, मेड़ मतलब समझ रहे हैं ना वो, हाँ, उसको आप तोड़िए और दूसरे किसानों के साथ एक बड़ा सा प्लॉट का निर्माण कीजिए और आप खेती कीजिए, सरकार आपकी मदद करेगी और आपका मालिकाना हक जो है जमीन पर से वो नहीं हटेगा, आप मालिक रहेंगे, लेकिन आप मेड़बंदी जो बनाए हैं, खेतों को अलग कर दिए, ये उत्पादन में बाधक है, इसको आप तोड़ दीजिए और एक लंबा बड़ा सा फार्म हाउस की तरह एक प्लॉट का निर्माण कीजिए और उसमें उत्पादन देखिए, बड़े बड़े मतलब बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होगा, जिसमें मशीनों का भी प्रयोग किया जा सकता है, बड़े बड़े मशीनों का भी प्रयोग किया जा सकता है और आपका उत्पादन बढ़ेगा। ये संस्थागत उपाय सरकार ने इतने किए थे। इसी के साथ सरकार ने तकनीकी उपाय भी, तकनीकी सुधार भी किए। सबसे पहले किसानों को कहा गया कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करना है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करने के लिए बात कही गई और इसका ज्यादा प्रभाव हरित क्रांति के बाद भारत में आया। लेकिन उस समय भी सरकार ने, बिहार सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग और तरीके से उपयोग, ठीक है, करने के लिए कहा। उसके बाद सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था बिहार में जहां नहीं थी वहां पर भी सिंचाई करने की व्यवस्था को दुरुस्त किया। उसके साथ साथ तकनीकी सुधारों में ही सरकार ने यह भी कहा कि अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप ऋण लेके, ऋण मतलब बैंकों से ऋण लेके आप उस पूंजी को खेती में इन्वेस्ट करें और उसका जो ब्याज दर होगा वो काफी कम होगा, जो आपके देने लायक हो। सिंचाई के साथ साथ खेती के जो उपकरण थे उसमें सुधार लाने का, लेकिन उतना नहीं हो पाया उस समय। मतलब तकनीकी सुधार में किसानों को हर तरह से मदद दिया गया और आप इसी समय देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी स्थापना भारत में 1952 के बाद हुई। वो क्या था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति जो होती है, उससे कृषक ऋण ले सकता है अपने मौके के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, और फिर उसकी अदायगी कर देगा। तकनीकी सुधारों में छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग जिससे किसानों का श्रम बचे, इस सारे उपाय किए गए। लेकिन फिर भी बिहार में प्रश्न भी आता है और आपको ऐसे भी जानना चाहिए कि बिहार में फिर भी कृषि संबंधी बहुत सारी समस्याएं आज भी हैं और भूमि सुधार अधिनियम जो लाया गया उसका यथोचित प्रभाव बिहार में नहीं पड़ा। इन कारणों को जानना बहुत जरूरी है और इसको आपको लिखना भी पड़ेगा। मतलब अभी मत लिखिए, कॉपी में जब भी आपको मेंस का आंसर राइटिंग करना होगा तो ये आपको लिखना पड़ेगा। पहला क्या आलोचना किया जाता है भूमि सुधार अधिनियम का, कि पहले तो ये अधिनियम जो है सारे जिलों में लागू नहीं है, पहला, ठीक। दूसरी बात, इस अधिनियम को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए जिस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है वो हमारे राजनीतिज्ञों और प्रशासकीय अधिकारियों में नहीं है। आप व्यवहारिक तौर पे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं आपको ये कारण बता रहा हूं कि भू राजस्व विभाग में जितना भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं उतना नहीं है। निचले स्तर पर अगर आप जाएंगे, गांव के स्तर पर, प्रखंड कार्यालय के स्तर पर, तो इतना भ्रष्टाचार आप देखेंगे कि किसी का जमीन किसी और के नाम पैसे खिला के लोग कर देते हैं और इससे क्या होता है, रिकॉर्ड में चढ़ गया और फिर क्या हुआ,
दूसरी बात, इस अधिनियम की, भूमि सुधार अधिनियम की सबसे बड़ी आलोचना क्या की जाती है कि भूमि सुधार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 31 से विसंगति खाता हुआ है। यानी इस अधिनियम के द्वारा लोग अपने अधिकारों 15, 16 और 31 के हनन का आरोप लगाकर भूमि अधिनियम की बातों को न्यायालय में ले जाते हैं। यानी ये भूमि सुधार अधिनियम नहीं लागू होने का कारण ये भी है कि लोग अपने अधिकारों अनुच्छेद 15, 16 और 31 के हनन का आरोप लगाकर कोई भी भूमि विवाद को सीधे न्यायालय में ले जाते हैं और वो फिर लंबा मुकदमेबाजी होने लगता है, लंबा खींचने लगता है। ठीक है। तीसरी बात कि प्रशासकीय और राजनीतिक स्तर पर दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। सरकार भूमि सुधार अधिनियम के सारे प्रावधानों को दिल से नहीं चाहती है लागू करना, क्योंकि हमारे यहाँ प्रजातंत्र है और इस प्रजातंत्र के कारण वोट बहुत बड़ा मायने रखता है। यहाँ पे वोट की राजनीति जो है सरकार के निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करने में अंकुश लगाती है। ये आप डे टू डे लाइफ में भी फील करते होंगे। देखिए कभी किसी लीडर को कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाते हुए, ठीक है। तो इन कारणों से इसके बाद एक और कारण दिया जाता है कि भूमि पुनर्वितरण का जो कार्य है, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्य है, वो सिर्फ कागज पर हुआ है। माना जाता है कि 4,80,000 एकड़ भूमि यानी 4,79,537 एकड़ भूमि को बांटा गया है भूमिहीनों में, जबकि 1.5 लाख भूमि उसको बांटना था, 1.5 लाख एकड़ भूमि, लेकिन वो मुकदमेबाजी में फंसा हुआ है। लेकिन लोग बताते हैं ऐसा 4,79,537 एकड़ भूमि जो पुनर्वितरित किया गया है वो सिर्फ कागजों पर है। नाम जरूर चढ़ गया है लेने वाले, लेकिन उसका कब्जा उस जमीन पर नहीं हुआ है। हाँ हाँ, और 1.5 लाख जमीन जो है, 1.5 लाख एकड़ जमीन जो है अभी मुकदमेबाजी में कोर्ट में फंसा हुआ है। दूसरी बात, एक और भी आप तथ्य जानिए कि मध्य बिहार में यानी गया, औरंगाबाद, जहानाबाद एरिया में कई एकड़ जमीन नक्सलियों के कब्जे में। 2350 बीघा जमीन औरंगाबाद में नक्सली कब्जे में। एक सुझाव यह भी दिया जाता है कि जो जमीन के वास्तविक मालिक हैं वो चाहते हैं कि जो भी पैसा दे सरकार को बेच दे वो जमीन। तो एक सुझाव यह भी दिया जाता है कि सरकार को ऐसे जमीन को खरीद लेना चाहिए, अधिग्रहित कर लेना चाहिए और इस जमीन का पुनर्वितरण भूमिहीन कृषकों में किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात कि भूमि सुधार संबंधी जो भी कानून बनाया जाए वो पूरी तरह से अमल कराया जाए, इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति राजनीतिज्ञों में होनी बहुत जरूरी है। ये सुझाव आप दे सकते हैं। अब आते हैं दूसरा टॉपिक जो मैंने बताया था कि बिहार में क्या वैल्यू है कृषि का। पहला तो वैल्यू है, क्या महत्व है कृषि का, क्योंकि बिहार में जीविकोपार्जन का, जीविका का एकमात्र आधार कृषि है। और बिहार में जोतों का आकार, जैसे कितना क्रॉप एरिया, टोटल क्रॉप एरिया, भारत में जोतों के आकार के आधार पर बिहार की संख्या भारत में 6th है, 6ठा है। और कुल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान 7वां है। जोत का मतलब होता है कितना जमीन पर खेती हो रही हो, टोटल क्रॉप एरिया। इसमें भारत में बिहार का परसेंटेज 6th है। परसेंटेज नहीं मतलब संख्या है, 6ठा नंबर है। और कुल उत्पादन जो कृषि का होता है उसमें बिहार का स्थान 7वां है। ठीक है, परसेंटेज याद नहीं है। 6ठा स्थान है जोतों के आधार पर और उत्पादन के आधार पर 7वां स्थान। दूसरी बात, बिहार में 76% जनसंख्या जो है अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यानी 76% लोग आश्रित हैं कृषि पर। और यहाँ पे जनसंख्या भूमि अनुपात, ठीक है ना, 6.7%। यानी कितना जनसंख्या, जैसे जनसंख्या हुआ उसको कितना भूमि चाहिए। लेकिन इसकी एक विडंबना है, दुखद विडंबना, कि यहाँ पे 89% कृषकों के पास, 89% जो फार्मर्स हैं
सिर्फ जमीन 30% ही उपलब्ध है। यानी थोड़े से वर्ग के पास, यानी 21% जो पॉपुलेशन है बिहार का, उनके पास सारा जमीन सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रित। और बिहार में जो जमीन की स्थिति है वो फर्टाइल लैंड माना जाता है। और बिहार में 4 प्रकार की कृषि की जाती है। पहला जो बिहार में कृषि किया जाता है उसको कहते हैं आर्द्र कृषि। आर्द्र मतलब समझ रहे हैं, जब पूरा नमी और पूरा पानी की उपलब्धता हो, जब वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, उसको आर्द्र कृषि कहा जाता है, ठीक है ना। और दूसरा कृषि है सिंचित कृषि, तीसरा अर्ध सिंचित कृषि और चौथा शुष्क कृषि। आर्द्र कृषि वैसे ही जगह में होगा जो तराई एरिया है, ठीक है ना, और जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती। सिंचित कृषि जब सिंचाई के साधनों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करके कृषि की जाए, उसको सिंचित कृषि कहा जाता है। अर्ध सिंचित जब ऐसी फसलों को बोया जाए जब सिंचाई अगर नहीं भी हो बीच में, तो भी भूमि में उपलब्ध नमी का उपयोग करके वो फसल बढ़ जाए, ठीक है। और शुष्क कृषि जहां पे वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती। शुष्क कृषि में आप मोटे अनाज, ज्वार बाजरा रागी, ठीक है ना, में उग सकते। और बिहार में पूरा कृषि क्षेत्र को कि कहां कहां खेती होता है 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 जोन में बांटा गया है, ठीक है। पहला उत्तर पश्चिमी जोन, दूसरा उत्तर पूर्वी जोन और तीसरा दक्षिणी जोन। उत्तर पश्चिमी जोन आप दिमाग से अनुमान लगा सकते हैं, जितना भी चंपारण, शिवहर, वैशाली, सारण जो एरिया है वो उत्तर पश्चिमी जोन में आता है। और उत्तर पश्चिमी जोन में कुल 13 जिले, 13 डिस्ट्रिक्ट्स। और उत्तर पूर्वी जिले जो हैं, वो जोन जो है उसमें कुल 8 जिले हैं। सुपौल, अररिया, कटिहार, ठीक है ना, वो उत्तर पूर्वी जोन में आता है। और दक्षिणी जोन जो कि गया, पटना, भोजपुर, अरवल, बक्सर, ये जो है ये दक्षिणी जोन है। इसमें कुल 17 जिले, 13 + 8 + 17 जोड़ेंगे तो 38 जिले का लिस्ट आपको हो जाएगा, ठीक है। और बिहार में इन तीनों ही जोनों के आधार पर कृषि उत्पादन का आकलन किया जाता है। और इसी उत्पादन के आधार पर ऐसा कहा गया है और देखा भी गया, मेजरमेंट भी किया गया है कि बिहार के SGDP में, राज्य सकल घरेलू उत्पाद में, कृषि का योगदान 40%, 40%। नहीं, बिहार में SGDP, SGDP में, राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 40% है। जबकि राष्ट्रीय आय में योगदान केंद्र स्तर पर अब 13.9% रह गया। पहले 50-51 में 56.1% था। अब बताएंगे आपको कि बिहार में कृषि भूमि की क्या समस्या है, मतलब क्यों वहां पर समस्या है बिहार में। तो इसका एक कारण है, इसको आप ऐड करके लिख लीजिए कि 2 कारण है। पहला भौतिक कारक है, फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स का मतलब होता है प्राकृतिक कारण। पहला बहुत बड़ा समस्या है बिहार में कि यहाँ की जो स्थलाकृति है, खेती लायक जो जमीन है, वो हर जगह प्लेन नहीं है, ठीक है, हर जगह प्लेन नहीं है। और पठारी और पहाड़ी हिस्सा भी है। जैसे आप जाएंगे गया के और आगे बढ़ेंगे, कैमूर, भभुआ, जहां देखेंगे
वहां पे समतल जमीन नहीं है और जमीन पठारों से और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके कारण कम जगह पर ही वहां खेती होती है, जबकि दूसरे कई जगहों में समतल जमीन है और बहुत अधिक उत्पादन होता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। विषम स्थलाकृति जो है बिहार की कृषि की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि उत्पादन कम होने का कारण, एक जगह अगर एक समान समतल धरातल रहता तो उत्पादन और होता और एसजीडीपी पे कृषि का और योगदान होता। ये समझ गया ना, विषम स्थलाकृति की समस्या पहला है। ठीक है ना, कि अनइवन है लैंडस्केप उसका, उबड़ खाबड़। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे जो वर्षा बिहार में होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होता है और ये वर्षा जो यहाँ होता है बौछार वाला होता है। ठीक है ना, बौछार समझ रहे हैं ना, इसको एक फैक्टर माना जाता है लैंड इरोजन के लिए, जमीन के अपर्दन के लिए। हाँ, स्पीडली होता है, टोरेंशियल रेन जिसको कहा जाता है, मूसलाधार वर्षा। ठीक है, ये भी एक जमीन के कारण इरोजन का कारण है। दूसरी बात कि यहाँ पे नहर सिंचाई का एक प्रमुख साधन है और नहरों में हमेशा जल भरा रहता है, जिसके कारण भी जमीन के कटने की प्रवृत्ति देखी गई है। दूसरी बात कि मकानों के बनाने और भी दूसरे उपायों के कारण पेड़ों को काटा जा रहा है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का समस्या है और बिहार में भी इससे हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जमीन जो है मतलब इरोजन होता है, उसका अपर्दन होता है और जमीन जब इरोजन होगा तो उत्पादन का मात्रा कम हो जाए, या जब किसी जमीन पे आप सैकड़ों सालों से लगातार रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो भी उसका भी प्रोडक्शन जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा, उससे बढ़ेगा नहीं, स्थिर हो जाएगा, बल्कि कम हो सकता है। हालांकि बिहार में अभी भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। पंजाब में 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया जाता है, यूपी में 84 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया जाता है, लेकिन बिहार में 22 किलोग्राम किया जाता है। ठीक है, और बिहार सरकार प्रयास में है कि लोग रासायनिक उर्वरकों के बदले जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करें। दूसरा एक समस्या जो हमेशा ये रहता है, बाढ़ की समस्या। बाढ़, उत्तर बिहार हमेशा बाढ़ से डूबा रहता है, जिससे कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, ठीक है, और ये उत्तर हिमालय से आने वाली नदियां और इधर से दक्षिण के पठार से आने वाली पुनपुन, फाल्गु, सोन। ठीक है ना, इससे क्या होता है, लेकिन इनका उतना असर नहीं होता जितना उत्तर बिहार में होता है। पूरा बाढ़ जलमग्न एरिया है और बाढ़ का कोई स्थायी समाधान शासकीय स्तर पर नहीं हो पा रहा है। और बाढ़ से एक और बात क्या होता है कि बाढ़ के कारण नदियां अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं और कोसी को बिहार का शोक कहा गया है, माना गया है ना कोसी। तो जब नदी क्यों अपना मार्ग परिवर्तित करती है, क्योंकि नदी के अंदर सिल्ट जमा होता है। सिल्ट, हाँ, सिल्ट जमा होता है, जिससे तल की गहराई कम हो जाती है, नदी के तल की गहराई कम हो जाती है और पानी उफान मारता है, और जिसके कारण पानी, नदी जो है अपना मार्ग परिवर्तित करती है। अब ये जो मार्ग परिवर्तित करेगी नदी, इसी से दियारा, चौर, छाड़न ये बनता है। ठीक है ना, तो बाढ़ के लिए सरकार के द्वारा एक ऐसा स्थायी सरकार कर भी रही है, जैसे मधुबनी में भूतही बलान बांध बनने, हाँ, भूतही बलान बांध बनने वाला है, कुरसैला में बनने वाला है। सरकार ने प्रयास किया है, लेकिन जिस शिद्दत से और जिस तेजी से उपाय करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अब मानवीय समस्या भी है बिहार में कृषि के अंतर्गत। सबसे बड़ा समस्या जो है बिहार में वो है कि बिहार के कृषक जो हैं शिक्षित नहीं है और कोई भी इनोवेटिव, अभिनववादी कार्य करने के लिए कृषि में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और शिक्षा के अभाव के कारण बिहार के कृषक भाग्यवादी और ईश्वरवादी अधिक है। जिस उत्पादन जो हो रहा है उसी से वो संतुष्ट हैं और कभी भी नया पहल करने में अनिच्छुक दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जिस तरह से नए नए वैज्ञानिक तरीके कृषि में अडॉप्ट करनी चाहिए, वो किसानों के अशिक्षा के कारण संभव नहीं हो पाता है। दूसरी बात, बिहार की जो सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं उससे भी बिहार के कृषि क्षेत्र में गंभीर समस्या है।
अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बिहार या भारत के समाज में सामंतवादी व्यवस्था आज भी दूसरे रूप में विद्यमान है और जाति प्रथा ने बिल्कुल बिहार को या भारत को एक खोखला कर दिया है। बिहार पे ही बात की जाए, भारत छोड़िए, जाति व्यवस्था ने एक सामाजिक सोपान का निर्माण किया है और इससे आदमी मानसिक तौर पे किसी नई पहल को, नए कार्य को करने में तैयार नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक सोपान में अपने आप को नीची हैसियत का समझता है और ये एक साइको बन जाता है उसका। तो ये बिहार के कृषि क्षेत्र में भी दिखाई पड़ता है कि जहां ज्यादा जमीन वाले एक साइको बना लिए हैं कृषक, कि ज्यादा जमीन वाले कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों थोड़ा सा जमीन लेके कुछ नया करूं। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव माना जाता है। और ज्यादा जमीन वाले तो शहर में रहते हैं, मालगुजारी वसूल के शहर में अपना आशियाना बनाए हैं। ठीक है, तो ये जो परंपरा है ये बहुत। दूसरी बात कि कृषकों के पास आर्थिक अभाव भी है, पूंजी बहुत जरूरी है। कृषि में नए कार्य करने के लिए पूंजी जब तक नहीं रहेगा आप नहीं कर पाएंगे। पूंजी का अभाव बहुत बड़ी समस्या है बिहार के कृषकों के पास। और बैंक से यदि ऋण की बात की जाए तो यथार्थ बात यह है कि ऋण लेने के लिए किसानों को पहले चक्कर काटना पड़ेगा बैंक से और फिर बैंक में कमीशन खोरी देनी पड़ेगी, तब वो ऋण प्राप्त हो पाए। चौथी बात क्या है मानवीय और समस्या, किसान को उपज का उचित मूल्य नहीं हो पा मिलता है। सरकार को चाहिए कि जो कृषक उपज है उनका एक फिक्स रेट निश्चित कर दे हर साल के लिए, जिसको क्या कहते हैं एमएसपी, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। दूसरी बात, और एक डे टू डे ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप देखेंगे कि जो किसान खेती करते हैं और उत्पादन करते हैं वो डायरेक्ट मंडी से, बाजार से जुड़े हुए नहीं होते हैं। उनके बिचौलिए, और बिचौलिए बहुत कम दाम में कृषकों से सामान लेकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं बाजार में बेचकर। ये बहुत बड़ा समस्या और ये फैक्टर मान सरकार नहीं बना। हाँ, जबकि सरकार को विपणन केंद्र बनाना चाहिए, ठीक है, और फिक्स, हाँ, ब्लॉक लेवल पे ही बनाता। लेकिन इस तरह की बातों के कारण बिहार में कृषि जो है समस्याग्रस्त बन गया और इसको सुधारने के लिए यथाशीघ्र उपाय करने चाहिए। कई कानून लाए हैं बिहार सरकार ने, लेकिन भूमि सुधार से संबंधी या कृषि, लेकिन उसको लाने के लिए बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और जब लाया जाएगा तभी बिहार में कृषि क्षेत्र में तरक्की या प्रगति होगी। ठीक, यहाँ तक कुछ भी आपको पूछना है इकोनॉमी में तो आप पूछ सकते हैं। बिहार इकोनॉमी कुछ भी पूछिए। इतना आपको जानना बहुत जरूरी है, मेंस में सीधा आएगा भूमि सुधार क्या है और भूमि सुधार कृषि में क्या समस्याएं हैं, ठीक है, कैसे इनको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आराम से पूछिए कुछ भी। ये चीज अगर लिख लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। आप जो हम बोल रहे हैं, जो मैंने लिखवाया है बिहार में, बिहार का स्थान जोतों के आधार पर, सब लिख लीजिए, वन लाइनर बना के वो लिखवा दे रहे हैं हमें। हिंदी में ही लिखवाना है ना, लिखिए वन लाइनर क्वेश्चन। कृषि जोत की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान छठवां है, 6 लिख दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पादन की दृष्टि से सातवां स्थान है। अगला लिखिए, बिहार का प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरक उपयोग
22 किलोग्राम है। राज्य, अगला लिखिए, राज्य सकल घरेलू उत्पाद में बिहार का गिलास राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान बिहार में 40%। अगला, बिहार में 89% कृषकों के पास मात्र 30% जोत हैं, मात्र 30% जोत हैं। समझा की बात ना। अगला लिखिए, बिहार में जनसंख्या भूमि अनुपात भूमि अनुपात 6.7% है। जनसंख्या भूमि अनुपात 6.7% है। लिख लिए? अगला लिखिए, थोड़ा सा बड़ा है, लिखिएगा। बिहार में 4 प्रकार की कृषि होती है। डैश, आर्द्र कृषि, दूसरा सिंचित कृषि, तीसरा अर्ध सिंचित कृषि, और शुष्क कृषि। नेक्स्ट पॉइंट, इसको मेंस में भी लिख सकते हैं आप, जो भी जिस जगह पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती हो, मतलब वर्षा में वो धनी क्षेत्र हो, वहां पे आर्द्र कृषि होगा। समझा देते, इसको लिखना जरूरी नहीं है। सिंचित का मतलब है जो सिंचाई के द्वारा खेती हो, ट्यूबवेल है, नहर है, कुआं है, तालाब है, ठीक है। अर्ध सिंचित मतलब सिंचाई हो लेकिन हमेशा सिंचाई नहीं मिले उसको, ठीक ना, और भूमि में जो नमी की मात्रा है उससे भी वो फसल। और शुष्क कृषि का मतलब हुआ जहां पे वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती हो। मतलब सिंचाई की सुविधा हो लेकिन फुल नहीं हो, आधा हो। अर्ध मतलब आधा, ठीक ना। कुछ फसल जैसे एक बार आप उसको सिंचित कर दिए, उसके बाद भी वो जमीन की नमी में जो नमी की मात्रा होती है उससे वो बढ़ जाए आगे, ठीक है। शुष्क में आप जान ही रहे हैं जो बिल्कुल मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक ना। अगला लिखिए, बिहार में कृषि क्षेत्र को 3
जोन में बांटा गया है। डैश उत्तर पश्चिमी जोन जिसमें 13 जिले हैं। डैश चंपारण, सारण, शिवहर, वैशाली, ऐसे करके बिंदु बिंदु दे दीजिए। समझ जाएगा ना? नक्शा देखिए, उत्तर पश्चिम जिधर है 13 जिले हैं, मान के ये मतलब लिख लीजिए। अगला लिखिए, दूसरा उत्तर पूर्वी जोन जिसमें 8 जिले हैं। डैश सहरसा, सुपौल, कटिहार, अररिया, और तीसरा लिख लीजिए दक्षिणी जोन जिसमें 17 जिले हैं। पटना, गया, जहानाबाद, भोजपुर, अरवल। पटना, गया, जहानाबाद, भोजपुर, अरवल। कुल हो जाएंगे, जोड़ेंगे आप तो 38 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, 38 जिला हो जाएंगे। ठीक है, अगला लिखिए, बिहार में मध्य बिहार में सबसे अधिक नक्सलियों द्वारा अधिगृहित भूमि है। नक्सलियों द्वारा अधिगृहित भूमि है। अब लिखिए ब्रैकेट बना के, औरंगाबाद में 2350 बीघा जमीन नक्सलियों के कब्जे में। औरंगाबाद में 2350 बीघा, नक्सली मत लिखिए, एमसीसी के कब्जे में। जमीन एमसीसी के कब्जे में। अगला लिखिए, बिहार में लिखवा दिए प्रति बीघा रासायनिक उर्वरक कितना होता है? 22 किलोग्राम। ठीक है, बिहार में औसत किसान के पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में औसत किसान के पास जोतों की उपलब्धता 0.15 हेक्टेयर है। 0.15 हेक्टेयर है। जबकि राष्ट्रीय औसत 4.5 हेक्टेयर। अगला देखिए, बिहार में 4,79,523 हेक्टेयर भूमि, हाँ, का भूमिहीनों में वितरण किया गया है। और 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि
न्यायालयों में विवाद में फंसा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। बिहार में 76% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। अगला लिखना है कि बिहार में भूमि सुधार अधिनियम 1951 में लाया गया, जो 1952 से लागू हुआ, जो 1952 से लागू हुआ। अब लिखिए, नेक्स्ट लाइन है, बिहार में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। बिहार में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन 1952 में हुआ। अगला, बिहार में चकबंदी अधिनियम 1956 में लाया गया। 56 हर लाइन क्वेश्चन है, ठीक ना। अगला लिखिए, बिहार भूमि हदबंदी, बिहार भूमि हदबंदी अधिनियम, हदबंदी, बिहार इंग्लिश वाला हिंदी में लिख लीजिए, बिहार लैंड सीलिंग एक्ट 1961 में लाया गया। इसका मतलब जानते हैं, सीलिंग एक्ट का मतलब आपके पास एक यथेष्ट मात्रा में जमीन आपको रखा जाएगा, अगर उससे आपका ऊपर होगा तो वो आपको जमीन लेकर एक्वायर करके उसको भूमिहीनों में बांट। जैसे अभी अगर 100 बीघा जमीन है तो आपको रखना है 70 50%, मतलब 30 बीघा आपको सरकार लेगी, 70 बीघा से आप ज्यादा नहीं रख सकते अभी के नियम के अनुसार। सरकार कभी भी ले सकती है आपसे 70 बीघा से ज्यादा है तो ये 1961 में लाया गया था बिहार, लेकिन इसका पालन नहीं बिहार में हो पाया, क्योंकि जो राजनेता हैं वो बड़े बड़े भू माफियाओं के साथ उनका टाई अप है, तो कोई भी कड़ा डिसीजन, कठोर निर्णय लेने में हमारे राजनेता पीछे हट जाते हैं। ठीक है, ये व्यवहारिक समस्या है भूमि सुधार। हाँ, प्रजातंत्र ऐसा यहाँ है कि वोट के लिए लोग अपने सिद्धांतों से भी समझौता कर लेते हैं। और कुछ भी पूछिए बिहार इकोनॉमी में, आप लोग कुछ पूछिए जिससे हम बता दें आप। इतना जो पढ़ाए हम समझ में आया कि नहीं आया? बस इसको दिमाग में रखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और कोई भी इस तरह का सवाल अगर मेंस में आए बस यही बात लिखना है। कैसे नहीं नंबर आएगा, फुल नंबर आएगा, लिखिएगा इसे।
कुछ आपको डिस्कशन करके भी बता दें। जो अभी हम पढ़ाए हम आपको बताएंगे, बीइंग ए टीचर फैकल्टी। अब हम इसी को जो आपको टॉपिक पढ़ाए मैं ही बना रहा हूँ, समझिए कि आप हम ही बीपीएससी या यूपीएससी क्वेश्चन बनाते, तो इसको हमको पूछना होगा आपसे, तो हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे वो आप बोर्ड पे देख लीजिए। जैसे थोड़ा IQ डेवलप, हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं, अब समझिए कि इस दिशा में पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, देखिए अभी हो सके तो क्वेश्चन लिख भी लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, बिहार में भूमि सुधार के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? ये सिंपल सवाल है। ठीक, दूसरा सवाल है, बिहार में कृषि क्षेत्र का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं से प्रभावित रहा, आप कहां तक सहमत हैं? ठीक है, 38 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तीसरा सवाल है, बिहार में भूमि सुधार के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति एक पूर्व शर्त है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल is prerequisite for
लैंड रिफॉर्म्स इन बिहार। एक्सप्लेन इट, यही है क्वेश्चन कि दृढ़ इच्छा शक्ति जो है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल पूर्व शर्त है। अब आप इसको ऐसे कैसे हम समझाएं बात को? अभी आप बता रहे थे प्रजातंत्र, वोट की राजनीति, समझाए ना कि आप अपने से डील कीजिए तब मजा आएगा देखने में। ठीक है, कितना लिख सकते हैं आप, अच्छा अभिव्यक्त कर सकते हैं। और एक दिखाया मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन, बिहार में कृषि क्षेत्र का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं से प्रभावित रहा है। अभी मैंने डिस्कशन किया कि बिहार फ्यूडलिज्म यानी सामंतवादी समाज के ढंग पे आधारित है, जाति प्रथा, ऊंचा नीचा, इस तरह की भावना। ये क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा है। किसान पर एक साइको प्रेशर होता है कि वो अकेला, कहावत भी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, होता है। इसको कैसे आप डेलिवरेट कर रहे हैं इस सवाल को, ये भी इंपॉर्टेंट। और सबसे ऊपर वाला तो बहुत आसान है, ये उपाय बताना है जो मैं क्लास में डिस्कशन भी किया। इस अप्रोच से पढ़ाई करना चाहिए। आप रटिए मत, समझिए टॉपिक को, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट। आप जब समझ लीजिएगा तो बिना याद किए बैठेंगे, कॉपी मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, लिख देंगे। ये रिक्वायरमेंट है एग्जाम का, ये मैं कहता हूं। ये नहीं कि बस क्या है भूमि सुधार रट गए, संस्थागत उपाय, तकनीकी उपाय, वो कायम लंबे समय तक काम नहीं करता है वो। हाँ, बस मैटर को समझ लीजिए। समझना ही आईएएस और एसडीएम और पीसीएस बनाता है, ठीक है ना। जो समझ के नहीं पढ़ते हैं उनको हमेशा दिक्कत होगा। इतना ज्यादा विषय है, सिलेबस है, कितना रटिएगा। समझिए कोई भी टॉपिक हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कोई चीज में समझिए टॉपिक को और अपने से लिखिए। हो सकता है आप कहीं बेहतर लिख सकते हैं आप। यही मेरा कहना है। ये क्वेश्चन बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि डायरेक्ट क्या कि बिहार में भूमि सुधार के उपाय कि कैसे हुए थे, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन आता है। देखिए जीएस को उठा के घुमा फिरा के आता है। 42 आंदोलन मैंने पढ़ाया, हाँ, सीधे पूछ देगा 1942 का आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। अब आप डील कीजिए, बताइए कि क्यों स्वतः स्फूर्त था। यही मेरा क्वेश्चन लिखने का मेरा मेन उद्देश्य यही था। और बताइए, और कुछ पूछना है कि रहने दें? हो गया, रहने दें। ये क्लास इकोनॉमी का पहला क्लास था, ठीक है ना।